स्टूडियो में कई मेहमान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चर्चा हो रही है एग्जिट पोल के नतीजों की और साथ में ये भी कैसे बनेगी सरकार, कैसी होगी सरकार, मोदी का राजनीतिक भविष्य और तमाम सवालों के साथ स्टूडियो में कई मेहमान हमारे साथ हैं। ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे, सवाल खड़े किए जा रहे हैं एग्जिट पोल के नतीजों पर, मैकेनिज्म पर और कई तरह के सवाल, और साथ में ये भी कि कई बार एग्जिट पोल सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं, लेकिन इन सब में एक बात समानता कि नरेंद्र मोदी तमाम एग्जिट पोल में आगे हैं और तमाम एग्जिट पोल में यूपीए की सरकार जा रही है। तमाम एग्जिट पोल में कुछ समानता है। एनके सिंह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं स्टूडियो लौटता हूं बाकी लोगों के पास। देखिए, एग्जिट पोल सोशल साइंस से आता है। एग्जिट पोल अमेरिका में आप 3600 के सैंपल साइज से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का असेसमेंट कर सकते हैं और 1% प्लस माइनस वेरिएशन के साथ वो सही हो जाता है। होमोजीनियस सोसाइटी है, लेकिन भारत में होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है, मल्टी आइडेंटिटी ग्रुप्स है और एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। ऐसे में जब कोई जनरल क्वेश्चन आप थ्रो करते हैं तो जो आंसर्स आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तब आपको कंप्यूट करना, वही मैं कह रहा हूं कि जो एग्जिट पोल है इसके साइंस को अभी और डेवलप करने की जरूरत है, जो कि भारत में अभी नहीं हो पाया। एक मिनट में जरा सबकी राय ले लेते हैं, सबको शामिल करते हैं। प्रबाल मैत्रा जी, मुझे लगता है कि हर राज्य की कुछ अलग स्थितियां होती हैं। अब जैसे अभी इसी बार हुआ, कुछ राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव भी थे 3, उनका भी मैं समझता हूं कि कई बार जो है असर पड़ता है और उन राज्यों में समस्याएं भी अलग होती हैं, बाकी समाज की संरचना भी अलग अलग होती है, जो समीकरण होते हैं उसके हिसाब से भी परिवर्तन हो सकता है, जो एक क्वेश्चनर से नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसमें एग्जिट पोल में भी गलती की गुंजाइश रहती है। गलती की गुंजाइश रहती है, अनुराधा जी। उसके बाद गलती की गुंजाइश तो रहेगी, कोई भगवान तो है नहीं, पॉलस्टर ही है, भगवान तो है नहीं, इसलिए गलती की गुंजाइश तो होगी। लेकिन ये एक ह्यूमन साइंस है और इसलिए इसमें वो आप 5% एरर दे सकते हैं। लेकिन आज की डेट में ये साइंस डेवलप कर गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। इसलिए अगर ये सिर्फ कहना कि वो क्या कहा और कि बहुत हमारी होमोजीनियस, आई एग्री कि होमोजीनियस सोसाइटी नहीं है, लेकिन जब लोग जवाब देते हैं, जब लोग इंटरैक्ट करते हैं, जब इंगेज करते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं और उस वक्त वो बदल जाता है, वो उस वक्त शायद सही कहते हैं। लेकिन अनुराधा जी, आप और अजीत दोनों ये कह रहे हैं कि साहब ये जो चाणक्य का पोल था, असेंबली के कुछ नतीजे बताए और 2009 का तो आपने नहीं बताया, लोकसभा का, लेकिन वो सही नहीं था। नहीं 2009 में भी सही था, वही तो हमने बताया। 2009 में 2009 लोकसभा सही था। उसके बाद पूरी चर्चा हो रही है पोल के बारे में कि मैं इस बात को यकीनी तौर पर मानता हूं कि पूरे देश भर का एक जैसा सैंपल सर्वे करने के बाद आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। यहाँ इतने तरह के राज्य और पार्टियां हैं और जो 77 और 84 की बात कही जाती है उसमें उस वक्त बाइपोलर सिस्टम था, जो कांग्रेस के मुकाबले में कहीं लोकदल था और कहीं बीजेपी थी, लेकिन और जहां बीजेपी थी वहां लोकदल नहीं था। तो इसलिए इस बात के नतीजे पे पहुंचना कि साहब ये बिल्कुल साइंटिफिक है, और मुझे नहीं मालूम कि कितना इसमें सैंपल सर्वे है और कितने राज्यों में किया गया है, कितने मतदाताओं को टच किया गया, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा सामने तस्वीर, तब तक हम किसी नतीजे पर नहीं। चलिए इस बीच आप कुछ कहिए, इस बीच दर्शकों को सिर्फ बता दें कि गुजरात में विधायक दल की बैठक हो रही है। नरेंद्र मोदी विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें सामने देख रहे हैं। इस बीच जो कुछ होना है, नतीजे 16 तारीख को आएंगे, लेकिन कुछ बदलाव गुजरात में होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। जाहिर है गुजरात में उत्तराधिकारी चुनेंगे। हाँ, देखिए, मैं दो ही बात कहूंगा। एक बात तो यह कि जब सैंपल हम लेते हैं, एग्जिट पोल में जो लोग सैंपल लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि डाइवर्सिटीज क्या है, डाइवर्सिटीज क्या है। एक दूसरी बात यह ध्यान रखा जाता है कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, प्री पोल सर्वे और एग्जिट पोल में अंतर है। इसमें एक सवाल पूछा जाता है, पिछली बार आपने किसको वोट दिया, इस बार आप किसको वोट दिया। इसमें गुंजाइश कम है कि लोग झूठ बोले या उसको एग्जीगरेट करें, क्योंकि इसका प्रभाव चुनाव पे नहीं पड़ने वाला है। कई बार गलत क्या कर रहा हूं, सैंपल चाहे जितना भी वैज्ञानिक तरीके से सैंपल ले लें, लेकिन पूरे देश को कवर करना कठिन होता है। इसे 10%, अनुराधा जी जो बोल रही हैं 5% 10% का एरर हो सकता है। लेकिन मैं यह भी कह सकता हूं कि जब एक परिस्थिति बनती है परिवर्तन की, तो उसमें एग्जिट पोल इस मामले में भी गलत साबित हो सकता है कि आपने 300 प्रेडिक्ट किया और सीटें 400 आ रही हैं और आज वही परिवर्तन की दिशा में देश बढ़ रहा है, जिसको जो कहे 30, 35, 40 साल के पत्रकार, वो 40 साल से जो धारणा बना के बैठे हुए हैं, वो देख नेगेटिव पक्ष भी है। मैं
व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, इतनी धारणा बनी हुई है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आपकी भी तो धारणा बनी है कि 400 सीटें आ जाएंगी। हम भी तो उसी धारणा, हम धारणा नहीं, हम तो परिवार करा देंगे। राकेश सिन्हा भी आरएसएस के विचारक। देखिए 1925 से जो जमीन तैयार हुई है वो जमीन दिखाई पड़ रहा है, वो फल दिखाई पड़ रहा है, इस फल मतलब देख नहीं पा रहे हैं। मोदी क्या करेंगे आप जानते हैं? मोदी ने जो जमीन तैयार की है उस जमीन का नरेंद्र मोदी संघ परिवार के लेनिन साबित हुए हैं। जिस तरह से संघ परिवार के लेनिन साबित हुए, जैसे जैसे मार्क्सवादी आंदोलन में एक लेनिन आया और उस जमीन को लेकर आगे बढ़ा। प्रतीक भी वामपंथी प्रतीक का देखिए हमें जिनके गुरु प्रतिनिधि मान संघ विचारधारा सारी आइडियोलॉजी हिटलर की संघ मान हेगड़ेवार और गोलवलकर की परंपरा के राकेश सिन्हा और मोदी जिनके परंपरा के वाहक है, लेनिन से प्रतीकात्मक। आपको मैं एक लाइन बता दूं कि भानु प्रताप शुक्ला जी ने, प्रवाल जी बताएंगे, उन्होंने एक बार एक लेख लिखा था, एक संपादकीय लिखा था, नाराज हो रहे हैं उसमें उन्होंने लिखा था दीनदयाल को कौन, मार्क्स को लेनिन मिला, दीनदयाल को कौन मिला। मैं ये देखिए संघ परिवार को छुआछूत विश्वास नहीं करता, हम रूपक लेने में कोई गलत नहीं। अच्छा, लेनिन स्टालिन माओ सबको अपना, स्टालिन को तो कभी नहीं मान सकते। लेनिन और स्टालिन में एक बुनियादी अंतर है भाई। चलिए ये सब बातें हम लोग 16 मार्च को नतीजा आने के बाद करेंगे। अजीत जी, एक सब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए डिस्कशन का सब्जेक्ट बदलना चाहूंगा, क्योंकि तस्वीर जो गुजरात से आ रही विधायक दल की बैठक की, उस तस्वीर से कुछ संकेत है कि उत्तराधिकार का चुनाव की तरफ मोदी मन बना रहे हैं क्या? प्रवाल मैत्रा जी, सवाल उठता है, एक सवाल ये भी कि मान लीजिए जो चीज आनंद प्रधान या कुर्बान अली असहमति दर्ज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नहीं किसी भी सूरत में एनडीए को बहुमत नहीं मिलेगा, कहीं गाड़ी अटकती है, तो हम हाइपोथेटिकल बात करें ये भी, उस सिचुएशन में भी क्या मोदी गुजरात की सत्ता छोड़ेंगे? क्या उत्तराधिकारी चयन करेंगे? मेरा अपनी गट फीलिंग है और जो उनका स्वभाव रहा है और जो जिस तरह से वो चले हैं कि वो अगर विपक्ष में बैठना पड़े भाजपा को किसी कारण से, तो भी वो विपक्ष के नेता बनकर के यहाँ आकर के प्रभावित करना ज्यादा पसंद करेंगे और गुजरात की मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। जो है एनके सिंह कि अगर ये गाड़ी अटकती है, 7 RCR में दाखिल नहीं हो पाते मोदी, उस सिचुएशन में भी उत्तराधिकारी वहां तय करके उत्तराधिकार सौंप करके दिल्ली में, अब मोदी नेशनल लीडर हो गए हैं, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मोदी मतलब कोई भी कॉमन सेंस का आदमी भी होगा तो वो मोदी को ये कहेगा कि अब वो वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। अब वो नेशनल पॉलिटिक्स में है और उनकी कोशिश होगी कि अगर सत्ता में आते हैं तो एक इंटरनेशनल इमेज बनाए, जो कि हो सकता है। और मुझे लगता है कि जब मोदी सत्ता में आ जाएंगे तो शायद सबसे महफूज अगर माइनॉरिटी होगी तो उस सत्ता में, क्योंकि वो एक प्रूव करना चाहेंगे पॉइंट कि देखो ये है हमारी सत्ता। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी सीधी सी बात है। ये सीधी सी बात है। आनंद प्रधान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उससे पहले एक सवाल उसी से जुड़ा हुआ है कि उत्तर प्रदेश जो मोदी विरोधी राजनीति का यूपी और बिहार सबसे बड़ा केंद्र था, जहां से लालू और मुलायम आते हैं, वहीं से रास्ता साफ हो रहा है मोदी का। अगर मोदी 7 RCR में दाखिल होते हैं तो मोदी विरोधी राजनीति की जो धुरी थी, जहां माया मुलायम दोनों हैं, जहां लालू है, जहां नीतीश है, ये 4 चैंपियन माने गए मोदी को रोकने के लिए, वहां मोदी को रोक नहीं पाएंगे अगर यही एग्जिट पोल इसी डायरेक्शन में है तो नतीजे। देखिए ये तो बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिकता से लड़ने की जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति है उसकी सीमाएं ये स्पष्ट, अगर इसको हम सही मान लें एक मिनट के लिए और तब हम बहस करें, तो ये एक बात बिल्कुल साफ होती दिखाई पड़ रही है कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति में जिस तरह से रोजी रोटी के सवाल, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल हट करके केवल व्यक्ति केंद्रित और जातियों के गणित के आधार पर सांप्रदायिकता को रोकने की राजनीति विफल होती हुई दिखाई पड़ रही है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इसके संकेत मिल चुके हैं। अगर उसको नहीं सीखा गया, और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी और वामपंथी हैं अभी भी कांग्रेस पर भरोसा करते हैं कि कांग्रेस की मदद से सांप्रदायिकता को रोका जा सकता है या मुलायम और लालू की मदद से रोका जा सकता है। मैं समझता हूं कि उसकी सीमाएं साफ होती चूक रही। हाँ, विनोद देखिए, धर्मनिरपेक्षता जो है एक विचार और एक प्रतिबद्धता है। उसको अगर आप राजनीतिक औजार बनाएंगे कि खाली चुनाव लड़ने के समय आप धर्मनिरपेक्षता का नारा देंगे और चुनाव के बाद फिर आप गठजोड़ करेंगे और अवसरवादी गठजोड़ करेंगे, तो निश्चित रूप से
धर्मनिरपेक्षता की राजनीति पराजित होगी। अजीत जी, देखिए मेरी आपत्ति यह है कि आप ये मान कर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ विचारधारा सांप्रदायिक विचारधारा, मैं मान के नहीं चल रहा हूं, जो उनकी राजनीति है वो ये इसी ढंग से डिफाइन करते हैं। देखिए पंथ निरपेक्षता की वैकल्पिक अवधारणा को संघ 25 से कह रहा है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये क्यों मान रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं, जो संघ कर रहा है, नहीं कहिए, लेकिन आप सांप्रदायिक मत कहिए। आप पूरी मैं बात पूरी कर लूं कि देखिए, जब उस विचारधारा से आप संवाद नहीं करना चाहते हैं, उस विचारधारा को अछूत बनाकर रखना चाहते हैं, जब संवाद की बात आता है तो आप सांप्रदायिक और फांसीवादी कहते हैं। नरेंद्र मोदी अभी शपथ नहीं लिए हैं, उसके पहले बुद्धिजीवी अखबारों में गोलबंद हो रहे हैं कि इस फासिस्ट ताकत को रोकें। आप कुछ करें। नहीं, मुझे ये लगता है कि उत्तर प्रदेश हमेशा से जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट का सेंटर रहा है, और अब भी ये चुनाव जो भी रिजल्ट देगा उसके बाद वहां से राजनीति बदलेगी। एक चीज आपने ये पूछा कि क्या, अगर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि क्या नरेंद्र मोदी वापस, अगर नहीं बीजेपी सरकार सत्ता में आती तो क्या वो गुजरात वापस जाएंगे? मुझे ये लगता है कि वो गुजरात वापस जाएंगे, और चाहे वो देश के कितने भी बड़े नेता हो, लेकिन अपनी राजनीति की उनकी जो राजनीति जहां से उपजी है, जो उनका जो बेस है, अगर वो दिल्ली नहीं आते तो वो अपना बेस नहीं छोड़ेंगे।